नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी DK में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपकी बहुत डिमांड थी कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर किया जाए, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन थोड़े से आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर गए हैं। तो देखते हैं ये 30 प्रश्न, और यहाँ 30 प्रश्नों के माध्यम से आप अपना जो आकलन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बीज बचाओ आंदोलन जो था ये कहाँ प्रारंभ हुआ था। 4 विकल्प आपके सामने इस प्रकार से हैं: हिमालय, तलहटी, पूर्वी घाट, सुंदरवन या फिर उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर इसके लिए होगा वो हो जाता है यहाँ पर हिमालय, तलहटी। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब यदि बात करें थोड़ा सा यहाँ पर कि जो बीज बचाओ आंदोलन, तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बीजों को बचाना, मतलब कि बीजों की कई प्रकार की जो किस्में थी वो विलुप्त हो रही थी, तो उन्हीं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये जो आंदोलन था ये शुरू किया गया था, बीज बचाओ आंदोलन। ये जो आंदोलन था, साथ में बात करें तो ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। उत्तराखंड में ये प्रारंभ हुआ था 1980 के दशक में। यहाँ पर अब देखिए उत्तराखंड में होता, तो यहाँ पर तो उत्तर हमारा विकल्प जो है वो है ही नहीं। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो उत्तराखंड है वो हिमालय की तलहटी की पहाड़ियों में स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प क्या आ रहा है उसके लिए, हिमालय की तलहटी। तो उत्तराखंड जो है वहाँ पर विकल्प उत्तराखंड भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड भी इसका उत्तर हो सकता है और हिमालय की तलहटी भी। तो यहाँ पर विकल्प बदला जाए तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है। तो यहाँ पर एक युग्म ऐसा है जो कि बेमेल है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है तो एशियाई शेर यानी कि गिर फॉरेस्ट गुजरात जो है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हुला गिब्बन और पश्चिमी घाट लायन टेल्ड मकाक। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है इसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हुला गिब्बन के लिए नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हुला गिब्बन जो है वो इससे मेल नहीं खा रहा है। तो ये यहाँ पर एक तीसरा विकल्प जो होगा ये बेमेल होगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इससे कई सारे प्रश्न जो हैं वो पूछ जाते हैं कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, और साथ ही साथ इसका जो पहले का नाम क्या था, बाद में क्या नाम रखा है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके 3 बार नाम जो है बदले जा चुके हैं। सबसे पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है स्वतंत्रता से पहले। इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया था। और फिर तीसरा नाम जो इसका रखा गया है वो रखा गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से इससे संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं, और ये हमारे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं जैसे हुला गिब्बन जो है। तो हुला गिब्बन जो यहाँ पर बेमेल है, तो हुला गिब्बन आखिर पाया कहाँ जाता है। तो यदि हम देखें तो भारत के जो 7 राज्य हुए जो एक साइड आ रहे हैं, जैसे असम, मिजोरम वगैरह, तो उस तरफ ही वो पाया जाता है। और यदि खास करके देखें तो उसका जो एक वन्य अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य के जोरहाट जिले में स्थित है। तो यहाँ पर गिब्बन वन्य अभयारण्य के नाम से भी वो अभयारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है और अक्सर ये पूछा गया प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में। यहाँ पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में, द्वितीय गलत लगा दिया, ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, क्योंकि 2 बार उसमें अक्टूबर दे रखा है, प्रथम द्वितीय, तो उस वजह से थोड़ी सी त्रुटि हो गई। ये प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ध्यान रखिएगा अक्टूबर का जो महीना स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट वीक होता है उसी में ये वन्य जीव सप्ताह जो है ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, खनन के पश्चात भूमि के मूल अवस्था तो उससे भी बेहतर अवस्था की ओर लौट जाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है।
अब यदि हम विकल्पों को देखें यहाँ पर, तो देखिए खनन के पश्चात भूमि की मूल अवस्था या उससे भी बेहतर अवस्था में वापस लौट आना, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पुनर्सज्जा, पुनर्जन या फिर क्रांति या फिर भूमि उद्धार। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है ये जानी जाती है भूमि उद्धार के नाम से, और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कीटनाशक नहीं है? तो यहाँ पर कीटनाशक मतलब इसका कहने का ये है कि यहाँ पर 3 जो है वो कीटनाशक हैं और एक यहाँ पर कीटनाशक नहीं है। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल जो है ये यहाँ पर कीटनाशक नहीं है, और बाकी अन्य तीनों जो हैं यहाँ से यहाँ तक ये तीनों ही कीटनाशक की श्रेणी में आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। सौर ऊर्जा, जल, विद्युत शक्ति, वायु एवं भूतापीय ऊर्जा किसके उदाहरण है? तो ये आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर हम देखें सौर ऊर्जा, जल, विद्युत ऊर्जा या शक्ति, भूतापीय ऊर्जा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, नाभिकीय, चुंबकीय। तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय, चुंबकीय तो उससे तो कोई मतलब नहीं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय से मतलब होता है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या हम कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं इसमें नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो देखिए नवीकरणीय का मतलब जो नए रूप से फिर से हमें प्राप्त हो जाए, अगले दिन फिर प्राप्त हो जाए, वो हमारे लिए नवीकरणीय है, और जो फिर से ना प्राप्त हो सके वो हमारे लिए अनवीकरणीय है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा आज मिली कल फिर प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, उच्चतम स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपरदाहारी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, इनको हम जानते हैं ये हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके अंतर्गत आती हैं, और अपरदाहारी भी उसी के अंतर्गत आते हैं। परंतु यहाँ पर यदि हम देखें उत्पादक, तो उच्चतम स्थितिज ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी यहाँ पर उत्पादक के अंदर। हम जानते हैं कि जैसे जो सूर्य की ऊर्जा होती है उससे ये उत्पादक जो होते हैं ये अपने अंदर ऊर्जा का संचय करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करके अपने अंदर रखते हैं। अब यही ऊर्जा जो है वो एक पोषण स्तर में, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से धीरे धीरे जब एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचती है तो निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा के ह्रास हो जाता है, उस ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो उच्चतम ऊर्जा जो है वो यहाँ पर होगी उत्पादक में। चलिए आगे बात करें यहाँ पर प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के समय एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तन होते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसे हम पारिस्थितिकी परिवर्तन, पारिस्थितिकी निम्नीकरण या पारिस्थितिकी संक्रमण या फिर कहेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, भारत में शंकुधारी वन जो है वो कहाँ देखे जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन जो है ये कहाँ देखे जाएंगे? पूर्वी हिमालय, अरावली पर्वत, गंगा के मैदान या फिर तटीय क्षेत्र। तो भारत में शंकुधारी वन जो है वो देखे जाते हैं हिमालय, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है, भूमि की एकल इकाई का अपवहन तंत्र के साथ प्रबंधन जिसमें मृदा एवं जल प्रबंधन भी सम्मिलित हो और वनस्पति क्षेत्र का विकास क्या कहलाता है? तो देखिए जहाँ पर भूमि की एकल इकाई का अपवहन तंत्र के साथ में प्रबंधन, अपवहन का मतलब क्या? वो बहने वाली स्थिति है ना, जल से संबंधित स्थिति के साथ प्रबंधन जिसमें मृदा एवं जल प्रबंधन भी सम्मिलित हो, वनस्पति क्षेत्र का विकास क्या कहलाएगा? तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर वाटर शेड प्रबंधन। ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो यहाँ पर होगा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर हरित गृह गैस है? तो यहाँ पर यदि हम हरित गृह गैस की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है CO2 गैस, जो कि एक हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ये आती है। तो ऑप्शन सेकेंड इसके लिए सही उत्तर होगा। बाकी दो विकल्प इसके नीचे चले गए हैं तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा में होता है। तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो H2SO4 जो होता है और H2SO3 सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो निर्मित होते हैं अम्लीय वर्षा में। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, बेंजोइक या फास्फोरिक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सेकेंड सल्फ्यूरिक अम्ल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यहाँ पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1960, 1965, 1970 या फिर 1972, तो यहाँ पर यह अधिनियम जो है ये पारित हुआ है वर्ष 1972 में। ऑप्शन 4 जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर होगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम प्रकाश रासायनिक धुन जो है पहचानी गई, तो ये कब पहचानी गई? तो यहाँ पर लंदन स्मॉग 1952, अमेरिकन स्मॉग 1960, लॉस एंजलिस 1943 या जापान स्मॉग 1964। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रकाश रासायनिक धुन प्रथम की, तो वो लॉस एंजल्स 1943 में। ऑप्शन 3 होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भारत में प्रभावी हुए, तो ये कब से प्रभावी हुए? 1970, 1990, 2001 या फिर 2007। तो ये जो प्रभावी हुए हैं ये हुए हैं वर्ष 1990 यानी कि 1989 से ये प्रभावी हुए हैं। चलिए भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई? तो यदि हम बात करें यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की, जिसे CPCB के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974, 1976, 1978 या फिर 1981। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो ये हुई है वर्ष 1974 में। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा, और CPCB का मतलब यहाँ पर हो जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आता है, किगाली संशोधन संबंधित है, तो किगाली संशोधन किससे संबंधित है? हरितगृह गैसों के उपयोग को कम करने के लिए, रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग को कम करने के लिए, प्लास्टिक उत्पादों को कम करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें तो किगाली संशोधन जो है वो संबंधित होगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFC के उपयोग को कम करने के लिए। तो ऑप्शन 3 जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से निम्न कथन में से ओजोन के बारे में सही कथन जो है उससे हमें देखना है। तो यहाँ पर पहला आता है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है, इसका रंग हल्का नीला होता है, जिसकी मोटाई रेम में मापी जाती है और यह क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल दोनों में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप चारों कथनों को देख लीजिए, क्योंकि हमें जो इसके उत्तर हैं वो बढ़ना है आगे, और इसके लिए हमें देखना है यहाँ पर कूट। तो कूट में हमें इसका सही उत्तर देखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो इसके लिए होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें है पहला, दूसरा और चौथा। अब पहला, दूसरा, चौथा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और फिर से आ सकते हैं इस प्रश्न के साथ में, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा ये यहाँ पर थे। थर्ड वाला जो है वो गलत है, इसकी मोटाई जो रैम में नहीं मापी जाती है, इसकी मोटाई जो ओजोन की होती है वो डाप्शन यूनिट में मापी जाती है। आगे देखिए, भारतीय मगरमच्छ संरक्षण जो परियोजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत की गई थी ये 1970, 1975, 76 या फिर 1900, नीचे है एक विकल्प हमारा, तो यहाँ पर सही उत्तर जो है ऑप्शन सेकेंड है, जो कि है वर्ष 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो विकल्प था वो था 1979। आगे देखिए, जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस की यदि हम बात करें तो ये जैव विविधता दिवस मनाया गया कब? 19 दिसंबर, 15 जुलाई, 22 मई या फिर है यहाँ पर 5 जून। तो देखिए, जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मई को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, 22 मई। चलिए, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन के नाम से कौन जाना जाएगा? पर्यावरणीय ह्रास पर विश्व आयोग, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन, या फिर ऑप्शन 4 भी एक हमारा नीचे है और वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो ऑप्शन 4 ही होगा, जो कि होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पृथ्वी सम्मेलन जो था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था यहाँ पर, और
इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। फिर यहाँ पर हमें देखना है असुमेलित युग्म। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में भी है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो यहाँ पर बेमेल हमारे लिए हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर थर्ड जो है ये गलत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किससे कैंसर होता है। तो यहाँ पर विकल्प प्रतिजन संदूषक या फिर कैंसर जन्य या फिर है गैर पोषणीय कारक। तो यहाँ पर कैंसर की हम बात करें तो कैंसर रोग जो होता है ये कैंसर जन्य पदार्थों से होता है। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। निम्न बीमारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप बीमारी को देख सकते हैं जिसमें हेपेटाइटिस है, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड है, और इसी के साथ में और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर गलसुआ भी है। तो ये 5 बीमारियाँ पूछी गई हैं। अब इसके लिए यहाँ पर कूट में प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए जल जनित बीमारियों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जल जनित बीमारी के रूप में हमारे लिए रहेंगी जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप 1 से 4 तक के जो विकल्प हैं वो जल जनित बीमारी के रोग हैं, और यहाँ पर गलसुआ जो है वो इससे संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी जल जनित रोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर जैव विविधता अधिनियम जो था ये किस वर्ष पारित किया गया था। 1999, 2014, 2000 या फिर 2002। तो जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो ये पारित किया गया था यहाँ पर वर्ष 2002 में। ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। जैव विविधता अधिनियम संसद के द्वारा वर्ष 2002 में पारित किया गया है। आगे देखिए निम्न में से कथन में से कौन सा रेगिस्तान के बारे में सही है, यहाँ पर देखना है हमें। तो ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं। रेगिस्तान पादप में अनुकूलित नहीं होते हैं, और 2 विकल्प हमारे हैं रेगिस्तान रेगिस्तान में सदैव दिन और रात गर्म होते हैं। ये मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब देखिए चारों ही विकल्प आपने, चारों ही कथन जो रेगिस्तान के बारे में आपने यहाँ पर देखें। तो यदि हम बात करें यहाँ पर रेगिस्तान के बारे में, जो सही कथन है ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तो देखिए ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब रेगिस्तान होते हैं ये दिन के समय गर्म हो जाते हैं, जबकि रात के समय पे ये बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो जाते हैं। तो ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं, ये यहाँ पर कथन जो है वो सही रहेगा। आगे देखिए भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है। तो यहाँ पर भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के बारे में बात करना है। R.S. अम्बास्ट, R. मिश्र या फिर है G.H. मेंडल, E.P. ओडम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में तो वो यहाँ पर रहेंगे R. मिश्रा। तो यहाँ पर R. मिश्रा है, कहीं कहीं पर इनका नाम जो है R. मिश्र भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर R. मिश्र या मिश्रा। अब देखिए R. मिश्र में इनका पूरा नाम हम देख लेते हैं। इनका पूरा नाम जो है वो डॉक्टर रामदेव मिश्र है, और डॉक्टर रामदेव मिश्र जो है ये भारत की पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने वर्ष 1956 में एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पर इसके लिए R. मिश्र जो है सही उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए NAPCC किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो वर्ष है यहाँ पर इसके लिए 2000, 2006, 2008 या फिर है 2004। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये स्थापित जो की गई थी ये की गई थी वर्ष 2008 में। ऑप्शन सेकंड जो होगा वो उसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका जो प्रमुख उद्देश्य भूमि क्षरण को कम करना, जल प्रदूषण को कम करना, या फिर है यूट्रिफिकेशन की में कमी करना, या फिर फोर्थ है औद्योगिक क्षेत्र में द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के उद्देश्य की, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर हो जाता है औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। ऑप्शन नंबर 4।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है ये कब स्थापित किया गया? वर्ष 2010, 1987 या 1973 या फिर 2000। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो था ये स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसके लिए सही होगा। और इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट भी कहा जाता है, जिसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारे जो 30 प्रश्न थे ये समाप्त तो हो चुके हैं। और यहाँ पर 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।